एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो एमपीटेट चयन परीक्षा की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी का, जिसमें हम आज टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं पर्यावरण घटक, प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को। तो आज हम कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज शाम की क्लास में इसके एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, पर्यावरण घटक हमारा पहला टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे। पर्यावरण के मुख्य घटक तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के घटकों में शामिल है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय। तो मानव निर्मित और मानवीय घटक में क्या अंतर है, क्या समानता है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा इसका जब हम डिटेल पढ़ेंगे। अब तो हम पहला देखते हैं प्राकृतिक घटक। तो प्राकृतिक घटक भी कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल हैं। फिर है जलमंडल, महासागर जो है, समुद्र, नदियां, झीलें और अन्य जल निकायों को जलमंडल घटक में शामिल है। स्थलमंडल है, तो इसमें पृथ्वी की ठोस परत आती है, जिसमें चट्टानें, मिट्टी और खनिज शामिल होते हैं। फिर है जीव मंडल, तो सभी जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जीव मंडल में शामिल हैं। दूसरा है घटक मानव निर्मित घटक, इमारतें, सड़कें, पुल, कारखाने, पार्क और अन्य संरचनाएं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, ये मानव निर्मित घटक हैं। फिर है मानवीय घटक, जिसमें मनुष्य, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और राजनीतिक व्यवस्था। तो ये सभी घटक जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से पूरक होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो हम इसको समझते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जीवित जीव, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक वातावरण जैसे पानी, मिट्टी, हवा एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, इनके यानी कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ परस्पर कार्य करना, क्रिया करना एक जटिल प्रणाली है, जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है या प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि इसमें सभी जीवित जीव शामिल हैं, जैसे पौधे, जानवर, कवक और बैक्टीरिया। फिर आता है दूसरा अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें निर्जीव भौतिक कारक शामिल होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, पानी, हवा और मिट्टी। तो इस तरह से अजैविक घटक होता है। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिक तंत्र के तीन प्रकार हैं, जिनमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। जलीय वही है झील, नदियां, महासागर। स्थलीय में आते हैं जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान। कृत्रिम में आते हैं बगीचे, खेत और पार्क जो मानव निर्मित है। फिर अगला है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे भोजन, पानी और वायु। ये जलवायु को विनियमित करने और प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? पारिस्थितिकी तंत्र। फिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैव विविधता का समर्थन करते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। फिर है हमारा अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, किस तरह से परिवर्तन हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि ये समय के साथ बदलते हैं। मानव गतिविधियां और वनों की कटाई, प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को नकारात्मक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है और जलवायु परिवर्तन हो सकता है नहीं हो रहा है, जो कि प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। तो संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है पारिस्थितिक तंत्र और इसका संरक्षण तथा पुनर्स्थापन। इसके लिए हमें सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के प्रयास करने चाहिए, जिससे जैव विविधता की रक्षा हो सके। ठीक है, अगला है हमारा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो पहले पर्यावरण प्रदूषण जान लेते हैं, कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। इनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण शामिल हैं। फिर हम इनके प्रकार को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। वायु प्रदूषण क्या है, वायु में हानिकारक गैस और कणों का संदूषण को हम प्रदूषण कहते हैं। संदूषण यानी हानिकारक कणों, गैसों का शामिल होना, तो वायु प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण क्या है, नदियों, झीलों, महासागरों जैसे जल निकायों को दूषित होना।
तीसरा है मृदा प्रदूषण। तो मृदा में हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के कारण भूमि का क्षरण होना या भूमि का उपजाऊ क्षमता खोना। फिर है चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो अत्यधिक और अवांछित शोर को क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण। तापीय प्रदूषण आता है जिसमें तापमान में परिवर्तन जो जलीय और स्थलीय वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, वो तापीय प्रदूषण है। फिर है प्रकाश प्रदूषण। आजकल कृत्रिम प्रकाश के अधिक उपयोग से क्या होता है? प्रकाश प्रदूषण होता है। फिर है विकिरण प्रदूषण। विकिरण यानी रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग होना और उस कारण से क्या होता है? विकिरण प्रदूषण होने वाला प्रदूषण को हम विकिरण प्रदूषण कहते हैं। इनमें प्रत्येक प्रदूषण के अपने कारण और प्रभाव होते हैं और इनसे निपटने के लिए अलग अलग रणनीतियों की आवश्यकता जरूरी है। फिर अगला टॉपिक हमारा जैव विविधता। तो जैव विविधता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म जीव शामिल हैं। यह प्रजातियों, आनुवंशिक और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर विविधता को दर्शाता है। फिर जैव विविधता जो है हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने और भोजन, दवाएं और अन्य संसाधनों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। प्रजातीय विविधता। तो प्रजातीय विविधता का क्या अर्थ है? एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या, ठीक है, उसे प्रजातीय विविधता कहेंगे। आनुवंशिक विविधता है तो एक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक भिन्नता का होना आनुवंशिक विविधता होती है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की उपस्थिति, जैसे जंगल, घास के मैदान और झीलें, इन्हें हम पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहते हैं। फिर अब जैव विविधता का महत्व जान लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य पहला है, तो अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र अधिक लचीले होते हैं और संकटों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। फिर एक खाद्य सुरक्षा। तो जैव विविधता भोजन और कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। फिर है दवाएं और संसाधन। कई दवाएं और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन जैव विविधता के प्राप्त होते हैं। फिर है जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य। तो जैव विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है और हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। फिर है जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है, संरक्षण के प्रयासों में शामिल है। फिर देखते हैं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। तो जंगलों, आर्द्रभूमि और अन्य महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा करना इसमें शामिल है। अगला है प्रजातियों का संरक्षण। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना, ठीक है, ये जैव विविधता के संरक्षण में शामिल है। फिर है टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना, यानी कि वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देना, इससे हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। अगला है जागरूकता बढ़ाना, लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में शिक्षित करना, जिससे वो जैव विविधता को यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद घटकों को नुकसान पहुंचाने से बचाएं। तो इस तरह से हम जैव विविधता का संरक्षण करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक जिनको हमने कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज शाम की क्लास में इनके एमसीक्यूज हम जरूर करेंगे, तो वो क्लास लेना ना भूलेगा। मिलते हैं शाम की क्लास में।